ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको इवेंट लूप बताया था ना। नेक्स्ट टॉपिक है एजेक्स। एजेक्स एंड जेसन। एजेक्स मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। It is just a combination of XML HTTP request object and HTML DOM। तो XML HTTP request object काफी हेल्प करता है हमें कोई API वगैरह कॉल करने के लिए। ठीक है, लाइक हमें कोई API कॉल करके डेटा कलेक्ट करना है, तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? XML HTTP request object, या कह सकते हो आप एजेक्स के थ्रू। हालांकि ये चीज अब थोड़ा आउटडेटेड है, अब इसकी जगह पे और ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे फैच है, एक्सियोस है, तो वो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन उन चीजों को समझने के लिए हमें इसे समझना जरूरी है कि वो लोग काम तो इसी के बेस पे करते हैं। हम डायरेक्टली इसे यूज नहीं करेंगे, हम इसके ऑल्टरनेटिव्स यूज करेंगे, लेकिन वो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो इसी को यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं XML HTTP request object. It is an object which helps us to communicate websites to transfer data। ठीक है, थ्रू REST APIs। अब ये REST APIs क्या होती हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, क्या बात करते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट, इसमें तो ऑडियो कनेक्ट कहाँ गया है? ठीक है, तो बात करते हैं REST APIs की। कोई बताएगा क्या होती है REST APIs? हम्म 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 होता क्या है? फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा हूँ। कहीं से, कहाँ से? कोई एग्जांपल? डोमेन में पेमेंट गेटवे, हाँ, एपीआई के थ्रू होता है। मेल सर्विसेज, ओके। एपीआई एंड रेस्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है? दो तीन लोगों ने बताया उस एपीआई के बारे में मुझे। तुम भाई रेगुलर क्यों नहीं आते हो? कभी आते हो, कभी नहीं आते हो, समझ में कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? पूछ लें। कल एक टॉपिक पढ़ा था, इवेंट प्रोपगेशन। क्यों यूज करते हैं हम लोग इवेंट प्रोपगेशन? पढ़ना वढ़ना है, टाइम पास करने आते हो बस? देख भाई, अगर टाइम पास करने आते तो फिर मैं बोलूंगा नहीं कुछ। है, हर किसी की लाइफ है, जैसे जीना चाहता है जियो। पढ़ने आया या बस टाइम पास करने? ये बस एक आंसर दे दे। पढ़ने आया, पढ़ ही नहीं रहा, टाइम पास कर रहा है। जब मन करता है, याद आता है कि अरे आज तो
मैं तो डुकेट में कोर्स कर रहा हूँ, उस दिन तुम डुकेट आ जाते हो। तुम लगातार 4 दिन एक वीक पूरा आए हो कभी? मुझे तो लगता नहीं कि तुम लगातार 4 दिन कभी क्लास में आए हो। क्या कोर्स है तुम्हारा? मन स्टैक है। समझ में थोड़ी आएगा अभी कुछ भी। भाई रेगुलर रहोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी, और इतनी बार बोल चुका हूँ तुम्हें, फिर भी तुम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। छोड़ो, बैक टू द टॉपिक। देखो भाई, एपीआई या रेस्ट एपीआई, पहले बात कर लेते हैं। एपीआईज क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर है? अगर सिंपल सी भाषा में समझें तो एपीआई हम लोग उस कोड को, बैकएंड के उस कोड को कहते हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। क्लियर है? सिंपली एपीआई किसे कहेंगे? बैकएंड का वो कोड जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, दैट इज एपीआई। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कोई वेबसाइट बनाओगे। अब वेबसाइट पे आपको मान लो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके डेटाबेस में सेव हैं। तो आप एक बैकएंड कोड लिखोगे जो डेटाबेस से डेटा फैच करेगा और उस डेटा को व्यू को भेज देगा, दैट इज एपीआई। क्लियर है? अब नॉर्मल एपीआईज हम लोग तब बनाते हैं जब हमारा फ्रंट एंड बैक एंड, या पूरा कह सकते हैं पूरा एमवीसी पैटर्न एक ही टेक्नोलॉजी में हो। ठीक है? जैसे कि पाइथन में जैंगो फ्रेमवर्क है। जैंगो फ्रेमवर्क में हम लोग अगर रेस्ट एपीआई नहीं भी बनाए, पूरा फ्रंट एंड बैक एंड उसी में मैनेज हो जाएगा। सेम पीएचपी में फ्रेमवर्क्स हैं, लारावेल, कोड इग्नाइटर। सेम जावा में या और अदर टेक्नोलॉजीज में हम लोग ये काम कर सकते हैं, डॉट नेट में भी कर सकते हैं। है ना? कि हम लोग रिएक्ट में या एंगुलर में, जरूरी थोड़ी है कि हम लोग रिएक्ट या एंगुलर यूज करें, बिना उसके भी तो काम चल जाएगा ना। सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज करो फ्रंट एंड के लिए, और बैक एंड में आप कोई टेक्नोलॉजी यूज कर लो, लाइक जावा, पाइथन, पीएचपी। ठीक है? तो उस केस में जब आप बैकएंड का कोड लिखेंगे जो डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, उसे हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? एपीआईज। अब बात करते हैं रेस्ट एपीआई क्या होती है। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अगर मान लीजिए आप लोग फ्रंट एंड बनाते हो रिएक्ट की हेल्प से या एंगुलर की हेल्प से, और बैक एंड बनाते हो किसी और लैंग्वेज में, जैसे पाइथन में, पीएचपी में, या नोड में, जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो। नोड में मतलब सिंपल सी बात है, आपका फ्रंट एंड अलग है जो एक अलग टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, और आपका बैक एंड अलग है जो एक अलग टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। तो इन दोनों को कम्युनिकेट कैसे कराओगे? विद हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआईज। समझ में आया? तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई नॉर्मल एपीआई से डिफरेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एपीआई जो है वो एक तरह से बैक एंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट कर रही है। मतलब दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। और एपीआई क्या करती है? बैक एंड को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? बैक एंड और डेटाबेस को मतलब कम्युनिकेट कराती हैं, जबकि अ, जो रेस्ट एपीआईज हैं वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी को किसी दूसरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कराती है। ये एक एग्जांपल है रेस्ट एपीआई का। आप लोग ने जो एग्जांपल दिया वो भी सही है, कि एक वेबसाइट अगर किसी दूसरी वेबसाइट से डेटा फैच करना चाहे तो भी रेस्ट एपीआई की जरूरत होती है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ तो आप लोगों ने दे दिए भी, बिल्कुल सही बोला था आप लोगों ने। जैसे आप लोग, किसी ने बोला था अभी पेमेंट गेटवे, किसी ने ईमेल का भी एग्जांपल दिया। ये सब बिल्कुल सही बात है। आपने रेस्ट कंट्रीज का एक एग्जांपल दिया, कंट्रीज की डिटेल वगैरह, बिल्कुल सही बात है। तो जब भी किसी एक वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से डेटा चाहिए, तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे? रेस्ट एपीआई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों वेबसाइट सेम टेक्नोलॉजी में बनी हो या दोनों वेबसाइट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बनी हो। क्लियर है? हो सकता है एक वेबसाइट पाइथन में बनी हो सकता है एक वेबसाइट मर्न स्टैक में बनी हो, या एक वेबसाइट पीएचपी में बनी हो। वो सब आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है? समझ में आया? विद हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआईज। अब आप लोगों ने कभी कोई मूवी टिकट बुक किया है? मतलब डायरेक्टली मॉल में जाके नहीं, अपने फोन से। कोई ऐप यूज की होगी लाइक पेटीएम। ज्यादा तो पेटीएम से ही हम लोग बुक करते हैं, और भी बहुत सारी हैं, जैसे बुक माई शो है ना, बुक माई शो है। और भी बहुत सारे हैं हम लोग, आई थिंक
फोन पे से भी कर सकते हैं, बट मैंने की नहीं है कभी। मैं पेटीएम से करता हूँ या बुक माई शो से करता हूँ, है ना। आप टूर एंड ट्रेवल, आप मान लो कहीं का टूर बना रहे हो, तो आप पूरा टूर प्लान करते हो, इसके लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको आपका टूर प्लान करती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे टूर एंड ट्रेवल्स की एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जिसमें मैं लोगों को उनके टूर पूरा मैनेज करके दूंगा। कि भाई बस यूजर को क्या बताना है कि मुझे मान लो फॉर एग्जांपल गोवा का टूर करना है, ठीक है, और कैसे करना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ट्रेन रहेगा या प्लेन रहेगा, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम उसे पूरे पैकेजेस दिखाते हैं कि हमारा ये पैकेज है, ये पैकेज है, ये पैकेज है। अब उस पैकेज में भाई ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। अब इंडियन रेलवे क्या मेरी है? नहीं ना। अगर मान लो यूजर या जो बायर है वो मोड सेलेक्ट करता है रेलवे, तो रेलवे का डेटा मेरे पास कहाँ से आएगा? या क्या मेरी कोई मतलब एक टूर एंड ट्रेवल्स की वेबसाइट चलाने के लिए क्या एयरलाइन कंपनी होना जरूरी है? नहीं ना। आपको क्या लगता है बुक माई शो का अपना कोई थिएटर है, या पेटीएम वालों के पास अपना कोई थिएटर है? उन्हें डेटा चाहिए। क्लियर है? तो कहने का मतलब है उन्हें डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर मूवी का टिकट बुक कर रहा हूँ, तो जो आसपास मॉल्स हैं उनका डेटा चाहिए, ठीक है। कितने बजे का शो है, कौन सी मूवी है, कितने टिकट फ्री है, कितना टिकट का चार्ज है, एक्स वाई जेड, ठीक है। या अगर मान लो मुझे रेलवे का टिकट बुक करना है, तो किस टाइम की ट्रेन है, कितना फेयर है, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है, सारी डिटेल्स एक्स वाई जेड। आप जितने एग्जाम्पल आप सोच सकते हो इन सब में रेस्ट एपीआईज होती है। क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा एक ऑप्शन देते हैं हम लोग, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, वहां भी रेस्ट एपीआई यूज होती है। हम लोग कहीं पे पेमेंट करते हैं तो भी रेस्ट एपीआई यूज होती है। हजारों एग्जांपल्स। क्लियर है? तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो डेटा है वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को ट्रांसफर हो रहा है। लाइक पेटीएम को डेटा चाहिए किसका? मूवीज का, ठीक है। मान लो एक कंपनी है पीवीआर, नाम सुना होगा ना। पीवीआर एक मूवीज, मतलब पीवीआर के अंडर बहुत सारे थिएटर्स हैं जिनमें मूवीज चलती हैं। तो मान लो पेटीएम को पीवीआर का डेटा चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा किस तरह से उसे मिलेगा? मैनुअली क्या पेटीएम वाले फोन करेंगे पीवीआर वालों को कि भाई एक्सेल शीट भेज दो, हमें डेटा चाहिए? अगर ये ऐसा होता है तो क्या ये रियल टाइम डेटा होगा? भाई मान लो पीवीआर वालों ने एक्सेल शीट भेज दी, सेम, अब भाई उनका कोई एक वेंडर थोड़ी है, पेटीएम थोड़ी है, उनको भाई सेम डेटा उनको भेजना है, फोन पे वालों को, बुक माई शो को भी भेजना है। अगर रियल टाइम डेटा नहीं होगा तो हो सकता है कि एक ही सीट को मल्टीपल टाइम्स अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग बुक कर दें, है ना, क्योंकि इन सब में टाइम लग रहा है ना। तो इसे रियल टाइम बनाना पड़ता है। रियल टाइम मतलब कि भाई पेटीएम से एक एपीआई हिट होगी। कौन सी एपीआई? पीवीआर के सर्वर की एपीआई। और डायरेक्टली पीवीआर के सर्वर से डेटा किसके पास चला जाएगा? पेटीएम के पास चला जाएगा, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। क्लियर है? तो ये सब पॉसिबल किससे होता है? रेस्ट एपीआई से। अभी आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा क्या होती है रेस्ट एपीआई। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पर्पस के लिए अभी हम एजेक्स यूज करेंगे। और भाई एक चीज सुन लेना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये चीज बड़ा टॉपिक है, मैं कुछ भी रिपीट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं जिस हिसाब से अभी बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से पूरी चीजें रिपीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों का मुझे पता ही नहीं है कि तुम लोग क्लास में बैठे भी हो या नहीं। बहुत बहुत से लोग हो सकता है सामने टीवी चल रहा है, कभी टीवी पे ध्यान दे दिया, कभी यहाँ पे ध्यान दे लिया, तो मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो बाद में बोलते हैं सर रिपीट कर दो। तो मैं कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ओनली डाउट बता पाऊंगा। इसलिए ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। डन भाई? सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पहले एजेक्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एजेक्स सिर्फ एपीआई कॉलिंग के लिए यूज नहीं होता है, एजेक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। एजेक्स की हेल्प से हम लोग डो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये चीज आउटडेटेड है।
हम एजेक्स की हेल्प से डोम मैनिपुलेशन अब नहीं करते, पहले करते थे। ठीक है, तो मैं इसका डोम मैनिपुलेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ओनली एपीआई कॉलिंग वाला पार्ट। ठीक है, सो एजेक्स काम कैसे करता है, सिंपली कहें तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है, ये 7 स्टेप में काम करता है। पहला, एन इवेंट अकर लाइक बटन क्लिक और फॉर्म सबमिट। आप लोग पेटीएम पे गए, ठीक है, आपने एक बटन पे क्लिक किया जिसपे लिखा हुआ था मूवीज। जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, तुरंत पेटीएम से एक एपीआई कॉल होगी, और वो एपीआई होगी पीवीआर की प्लस अदर कंपनीज की। ठीक है, खाली पीवीआर थोड़ी है, और भी बहुत सारी कंपनी होंगी। तो अभी हम लोग सिर्फ पीवीआर का और पेटीएम का एग्जांपल लेंगे, क्लियर है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ, आपने मूवीज पे क्लिक किया, एक एपीआई कॉल हुई किसकी, पीवीआर की। ठीक है, अच्छा, बटन पे जैसे क्लिक किया तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना, जावास्क्रिप्ट ने बनाया इसे, और जावास्क्रिप्ट ने एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी सर्वर के पास, मतलब पीवीआर के सर्वर के पास। तो 3 स्टेप मैंने एक साथ बता दी थी पहले। ठीक है, अब यहां से रिक्वेस्ट सर्वर के पास चली गई। अब पीवीआर वाले यार ऐसे ही थोड़ी ना डेटा दे देंगे। अगर मान लो मुझे उनकी एपीआई का एड्रेस पता चल गया, मैं हिट कर दूं, तो क्या मुझे डेटा मिल जाएगा? नहीं, वो वहां पे प्रोसेस करेंगे कि जो रिक्वेस्ट आई है क्या वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आई है। क्लियर है भाई, ऐसे थोड़ी ना कि मैं कल वेबसाइट बनाऊं वो मुझे भी डेटा दे देंगे, मुझे पहले उनके साथ डील करनी पड़ेगी, तभी तो डेटा मिलेगा। मुझे उनकी प्रोफाइल उनके सर्वर पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड्स मिलेंगे, या मुझे एपीआई की मिलेगी। यही तरीके होते हैं। ठीक है, तो सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है कि क्या ये एक ट्रस्टेड सोर्स से आई है रिक्वेस्ट, या फिर एक अनोनिमस सोर्स से आई है। देन सर्वर अपना रिस्पॉन्स भेजता है। अगर ट्रस्टेड सोर्स से आएगी, सब चीज ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स में डेटा भेज देगा। और अगर रिक्वेस्ट अनोनिमस सोर्स से आई होगी, तो ये रिस्पॉन्स में एरर थ्रो कर देगा। क्लियर है कि भाई ये एरर है, जो भी एक्स वाई जेड, आप अनऑथराइज हैं या जो भी कुछ है एक्स वाई जेड। क्लियर है, समझ में आया? देन रिस्पॉन्स को जावास्क्रिप्ट रीड करेगी, एंड जो भी प्रॉपर एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। क्लियर है? ये भाई क्या नाम है इनका सामने तुम्हारा? हम्म, क्या बताया मैंने अभी? क्लास को स्टार्ट हुए 19 मिनट हुए हैं, जिसमें से शुरू के 2-4 मिनट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। इतने में सो गया? भाई कभी कभी तुम लोगों को देख कर सच में मुझे तरस आता है। तुम चले जाते हो ना क्लास का, मैं सोचता रहता हूँ यार क्या होगा इन लोगों का, ये सीरियस ही नहीं है। मस्त आके सो गया भाई। चलो मैं मान लेता हूँ कि 1 घंटे के बाद थोड़ा मतलब ह्यूमन माइंड 1 घंटे से ज्यादा झेल नहीं पाता है, उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत होती है। मैं तो फिर भी ब्रेक ले लेके पढ़ाता हूँ, 2-4 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ। और 19-20 मिनट में ही सो गया। करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो अपने। क्या कोर्स है तुम्हारा? जावा फुल स्टैक। जावा वाले से तो क्या ही बोलूं, तुम लोग रिएक्ट को सीरियसली लेते ही नहीं हो। जावा वाले, बुरा मत मानना, लेकिन भाई जावा वालों का मैंने एक चीज नोटिस करी है, ये लोग जावा स्क्रिप्ट को सीरियसली लेते ही नहीं है। ठीक है भाई, तुमसे क्या ही बोलूं, मजे ले, जो करना है करो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 स्टेप में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? मतलब अब यहाँ पे हमने बटन पे क्लिक किया मूवीज, उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का। यहाँ से एक एपीआई कॉल हुई, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने रिक्वेस्ट प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स भेजा, रिस्पॉन्स को जावास्क्रिप्ट ने रीड किया, और फिर जो भी एक्शन लेना है, मतलब डेटा मिला तो आपको दिखाना भी तो है डेटा, कि भाई ये मूवीज हैं, जो भी मतलब ये अवेलेबल मूवीज हैं। अब आप फिर दोबारा से यही यही साइकिल रिपीट करोगे। आपने आपको लिस्ट मिल गई मूवीज की, आपने किसी पहले तो सॉरी मूवीज की नहीं, आपको हाँ पहले मूवीज की लिस्ट मिलेगी, या मॉल्स की लिस्ट मिलेगी, थिएटर्स की ना। आपने थिएटर की मिलेगी, पहले आपने थिएटर्स पे क्लिक किया, फिर आपको एक लिस्ट फिर से एपीआई कॉल होगी, फिर मूवीज की लिस्ट मिलेगी कि अभी कौन कौन सी मूवी चल रही हैं।
ठीक है, और उनका कौन सा शो चल रहा है, ऐसे ऐसे बार बार ये साइकिल रिपीट होगी। क्लियर है? बढ़िया सर। अभी आए हो? सुबह है नहीं? चलो, क्लियर है, समझ में आया सभी को? तो XML HTTP रिक्वेस्ट में ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, नाम से समझ में आ रहा है, न्यू मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ये मतलब एक कंस्ट्रक्टर है। टू क्रिएट अ न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अबाउट, कैंसिल द करंट रिक्वेस्ट। मान लो आपने किसी मूवी बटन पे क्लिक किया और आपने ऐप ही बंद कर दी, तो जो रिक्वेस्ट सेंड हुई थी उसको कैंसिल भी तो किया जाएगा ना, वरना वहां पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, वहां से रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स लेने के लिए कोई है ही नहीं, तो उसे कैंसिल भी किया जाएगा। क्लियर है? गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर्स एंड गेट रिस्पॉन्स हेडर, जब सर्वर वापस रिस्पॉन्स भेजता है तो उसके लिए ना एक हेडर इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें डिटेल्स होती हैं आपके रिस्पॉन्स की, कि भाई आपको डेटा मिला, नहीं मिला, मिला तो कितना डेटा मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है? ओपन फंक्शन की हेल्प से हम एक रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे, जिसमें कुछ पैरामीटर पास करने हैं। पहला मेथड, पेटीएम को पीवीआर से डेटा लेना है तो गेट रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, आपने पेटीएम के थ्रू एक मूवी टिकट बुक कर दी, इस केस में पेटीएम पोस्ट रिक्वेस्ट चलाएगा पीवीआर को, मतलब पेटीएम पीवीआर को डेटा दे रहा है कि भाई ये यूजर है, ये मूवी का टिकट बुक किया है। क्लियर है? तीसरा पुट, मान लो आप थोड़ी देर बाद आते हो, नहीं यार चेंज करना है, को सीट चेंज करनी है या फिर आपको कुछ भी चेंज करना है XYZ, तो आप पुट या पैच, अगर पार्शियल डेटा है तो पुट, पूरा डेटा है तो पैच, दोनों अपडेट के लिए होता है। ठीक है? डिलीट, मान लो आप रिक्वेस्ट मतलब आप कैंसिल कर रहे हो, आपने टिकट बुक किया बट आप उसे कैंसिल कर रहे हो तो क्या होगा? डिलीट। ये हमारे एपीआई के मेथड्स होते हैं। पुट और पैच दोनों ही अपडेट के लिए होते हैं। क्लियर है? पुट पार्शियल के लिए, मतलब एक दो इंफॉर्मेशन, और पैच कंप्लीट डेटा को रिराइट करने के लिए। ठीक है? यूआरएल, एपीआई यूआरएल, ठीक है, रेस्ट एपीआई का यूआरएल होगा। असिंक, ऑब्वियस सी बात है, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, मतलब वेट करना पड़ेगा जो भी रिस्पॉन्स आएगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये ऑप्शनल होगा, जो नहीं हर एपीआई में यूजर नेम पासवर्ड्स हो, इनकी जगह पे एक मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड्स और एपीआई की, ये ऑप्शनल पार्ट होगा, जो नहीं हर एपीआई में हो सकता है किसी एपीआई में एपीआई मतलब किसी एपीआई को, मतलब पब्लिक एपीआई होती है, ये कुछ चाहिए ही नहीं, वो कोई भी रिक्वेस्ट करेगा उसे डेटा मिल जाएगा। कुछ प्राइवेट एपीआई होती हैं जिनमें या तो यूजर नेम पासवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है या फिर एपीआई की का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? सेंड फॉर गेट मेथड एंड सेंड स्ट्रिंग फॉर पोस्ट मेथड। स्ट्रिंग मतलब डेटा, स्ट्रिंगिफाई डेटा होता है, जेसन डेटा होता है। क्लियर है? रिस्पॉन्स टेक्स्ट, जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा या तो वो एक्सएमएल डेटा होगा या जेसन। एक्सएमएल पहले चलता था, अब कुछ कंपनियां अभी भी यूज कर रही हैं, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत, अब जल्दी से अपडेट तो होती नहीं है, पुराना ही चलता रहता है, लेकिन अब ये बहुत कम हो गया है, एक्सएमएल कम यूज होता है, अब ज्यादा यूज होता है जेसन। ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जेसन। तो अगर एक्सएमएल आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्स एक्सएमएल मिलेगा, जेसन आ रहा है तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट। जेसन क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, जेसन ही जेसन है सब कुछ। क्लियर है? तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट टू ट्रांसपोर्ट द डेटा। मैंने कहा था ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दो वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनी है, वो इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं क्योंकि डेटा का फॉर्मेट एक ही रहेगा। एक वेबसाइट पीएचपी में बनी है, दूसरी जावा में, कोई उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट सेंड मतलब डेटा सेंड हो वो जेसन फॉर्मेट में हो, फॉर्मेट तो एक ही है। क्लियर है? एसक्यूएल कोई डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल लैंग्वेज है।
डेटाबेस होते हैं माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, ओरेकल, पोस्टग्रेस, ये होते हैं। उससे कोई मतलब भाई, एक डेटा रीड होगा डेटाबेस से। डेटाबेस तुम्हारा कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हारा चाहे माई सीक्वल हो, चाहे ओरेकल हो, कुछ भी हो, चाहे मोंगोडीबी हो, जब डेटा को रीड करेगा, कौन रीड करेगा? बैकएंड। तो बैकएंड उस डेटा को कन्वर्ट करेगा जेसन में। हर लैंग्वेज में डेटा को जेसन में, और जेसन से नेटिव कोड में, नेटिव बोलेंगे लैंग्वेज के कोडिंग, ठीक है, लैंग्वेज के कोडिंग कोड कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है, बताऊंगा अभी आगे। पार्सिंग होती है, ठीक है। डायरेक्टली ये थोड़ी ना डेटाबेस से डेटा उठाया भेज दिया, उसको पार्स करना पड़ता है जेसन में। ठीक है भाई। पहले जो एक्सएमएल आता था वो कुछ इस तरह से दिखता था। मान लो हमें एक एम्प्लॉय का डेटा पास करना है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। एम्प्लॉय टैग ओपन, एम्प्लॉय टैग क्लोज, एम्प्लॉय आईडी ओपन, एम्प्लॉय आईडी क्लोज, उसके बीच में डेटा एंड सो। अभी जेसन कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में काफी हद तक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही लग रहा है, इसलिए इसका नाम ही जेसन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्लियर है? एंड पाइथन में, पाइथन वाला कोई है यहाँ पे? कौन कौन है? डिक्शनरी पढ़ी है आप लोगों ने? ऐसा ही होता है डिक्शनरी। ठीक है, पीएचपी में एक एसोसिएटिव एरे होता है जिसका सिंटेक्स भी लगभग ऐसा ही होता है। तो मतलब हर लैंग्वेज में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चाय तो दे दे भाई। बिस्किट के लिए मना किया, चाय तो दे दे यार। तुम बढ़िया हो भाई। तो जेसन में हम लोग किस तरह का डेटा यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं बूलियन, ट्रू फॉल्स। हम कोई एरे यूज कर सकते हैं, कोई नंबर यूज कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट या नल। हम क्या यूज नहीं कर सकते? अनडिफाइंड एंड डेट। अगर आपको डेट यूज करनी है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। क्लियर है? बाद में दोबारा कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो कन्वर्ट कैसे करना है डेटा को। ठीक है भाई, हाउ टू कन्वर्ट जेसन इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जेसन ये ग्लोबल ग्लोबल प्रॉपर्टी है, जिसमें एक मतलब एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जेसन, जिसमें पार्स नाम का एक मेथड है जो कन्वर्ट करेगा जेसन को जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। एंड स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई उल्टा करेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा जेसन में। अब अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। समझ में आया? क्लियर है? इस टॉपिक को अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है भाई। चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट भी कह सकते हो आप इसे, क्योंकि जावा से बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनते, छोटे छोटे बनते हैं। हम लोग एक रेस्ट कंट्री एपीआई ट्राई करेंगे। इस एक एपीआई है जिसमें हमें कंट्रीज की डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है, पहले से एपीआई के बारे में बता देता हूँ। आप लिखो रेस्ट कंट्री एपीआई। फ्री एपीआई है, दैट्स वाई मैं इसे यूज कर रहा हूँ, वैसे तो और भी बहुत हैं, बट ये बहुत सिंपल से वेबसाइट वो है एपीआई। ठीक है, रेस्ट कंट्रीज नाम से रेस्ट कंट्रीज डॉट कॉम। ये इसका यूआरएल है। मैं यहाँ पे यूआरएल हिट कर देता हूँ और नेम में भारत डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपको डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। रो डेटा कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैंने एक फॉर्मेटर यूज कर रखा है। आप एक्सटेंशंस में जाओगे तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेटर है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये जेसन डेटा है। क्लियर है? थोड़ा अच्छा दिखाना है इसे, तो इसके लिए एक जेसन फॉर्मेटर आप एक्सटेंशन यूज कर लेना। ये इसे ब्यूटीफाई कर देगा, थोड़ा सा इस तरह से दिखा देगा, प्रीटियर फॉर्मेट में दिखा देगा। अब दिखने में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही तो लग रहा है दिखने में कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट ये जेसन है। ठीक है, अब इस डेटा को पीएचपी में, पाइथन में, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली। ठीक है, अब अगर इस डेटा को मुझे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो जेसन डॉट पार्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो पहले एक काम करेंगे हम, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। इसमें एक स्टाइल डॉट सी एस एस और एक जावास्क्रिप्ट फाइल मेन डॉट जे एस, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी एस एस को लिंक कर देते हैं एंड स्क्रिप्ट लगा देते हैं मेन डॉट जे एस। अब ये काम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे चाहिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट एपीआई डेटा। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। सबसे पहली स्टेप यही है। देन इस रिक्वेस्ट के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। पहले ओपन मेथड गेट, एंड देन हमें पास करना होता है यूआरएल। यूआरएल कहाँ से मिलेगा? ये रहा यूआरएल जो यहाँ पे लिखा हुआ था। कॉपी करो और पेस्ट कर दो, देन रिक्वेस्ट डॉट सेंड। अब हमें वेट करना है जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे मतलब मुझे एक इवेंट लगाना पड़ेगा। तो इस रिक्वेस्ट पे मैं एक इवेंट लगा देता हूँ ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से, ऑन लोड। अब इवेंट का नाम ऑन लोड है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? सिर्फ लोड, एंड कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन में हम लोग प्रिंट करा देते हैं रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। मुझे रिस्पॉन्स टेक्स्ट मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसे रन करके। जो डेटा हमें अभी यहाँ दिखा था वही मिल गया ना यहाँ पे, लेकिन ये जेसन है।
मुझे इसे कन्वर्ट करना है जावा स्क्रिप्ट में। कैसे करेंगे? जेसन डॉट पार्स। अब ये जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है भाई, ये जावा स्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से डेटा हम लोग फैच कर सकते हैं। जैसे क्या क्या डेटा हमें चाहिए, पहले तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते। लेट डेटा इक्वल्स टू दिस। अच्छा, मैं यहाँ पे ना इसे डी स्ट्रक्चर करूंगा, क्योंकि एरे के अंदर नहीं, एक काम करूंगा, मैं लूप चलाऊंगा। लेट आइटम ऑफ डेटा, एंड डेटा को मैं प्रिंट कर दूंगा। हालांकि अभी तो मुझे यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। सॉरी। ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ पे भारत की जगह चाइना लिखूंगा, तो मुझे ना 4 कंट्रीज का डेटा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एक ताइवान का, हांगकांग का, चाइना का, और एमओ कुछ है। एमओ से कौन सी होगा? मकाओ। ठीक है, मकाओ, ये चाइना के अंडर आते हैं चारों। ठीक है ना? तो और अगर मैं वापस भारत करूंगा तो मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो मतलब जो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उस डेटा से पहले तो मैं चीज़ें फैच कर लेता हूँ। जैसे अगर मुझे मान लो ऑफिशियल नेम चाहिए, तो अगर मैं आइटम डॉट नेम लिखूंगा तो मुझे सिर्फ नेम मिल जाएगा, जो कि एक और ऑब्जेक्ट है। कॉमन नेम इंडिया, नेटिव में एक है ऑफिशियल, फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मुझे चाहिए ऑफिशियल नेम। तो मुझे मिल जाएगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्लियर है भाई? जय किशन पूछ रहे हैं रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है भाई। लिखा क्या है फिर तुमने? अभी जेसन बताया नहीं था कि रिस्पॉन्स आता है, जो जेसन डेटा आएगा वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में आएगा। वही भूल गए? लिखा भी है नहीं? कुछ नहीं होने वाला भाई तुम लोगों का, ध्यान ही नहीं रहता तुम लोग। नेक्स्ट है भाई कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल प्रिंट कर देते हैं। न्यू दिल्ली आ रहा है, कुछ कंट्रीज की मल्टीपल भी होती हैं, तो इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे बहुत बार यूज कर चुका हूँ, इसलिए मुझे वेरिएबल नेम याद है। आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है। मैप्स, इसमें दो मैप मिलते हैं, गूगल मैप और, एक मिनट, मैप नहीं, पहले मैं यहाँ पे फ्लैग्स ले लेता हूँ। फ्लैग्स नाम से प्रॉपर्टी है, एक पीएनजी और एक एसवीजी। कई बार पीएनजी इमेज, पीएनजी इमेज ना कुछ में अवेलेबल नहीं होती, तो मैं यहाँ पे एसवीजी इमेज ले लेता हूँ। इस पे क्लिक करोगे तो इंडियन फ्लैग ओपन हो जाएगा। अम, तो कुछ जगह पे ना अनडिफाइंड भी आ रहा है, और अनडिफाइंड आ क्या रहा है ये, लाइन नंबर 10 में। अच्छा, कैपिटल तो मकाओ की कुछ है ही नहीं। आ ही रहा है वैसे एसवीजी, फिर भी ठीक है, फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता। नेट्स, लेट सपोज हमें चेक करना है पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे भारत कर देते हैं। ठीक है, एक कर 1 अरब 38 करोड़, वैसे थोड़ा पुराना डेटा है।
अपडेट हुआ नहीं है। ये डेटाबेस से आ रहा है क्या? नहीं भाई, मैं जब रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना, वहाँ कोई बंदा बैठा हो टाइप करके भेज रहा है मुझे ऐसे। क्या यार, इतनी देर से क्या ही पढ़ रहे हो फिर तुम? नेक्स्ट है एरिया। 32,87,590। रीजन एशिया। सब रीजन साउदर्न एशिया। करेंसी भी है, स्पेलिंग देखनी पड़ेगी मुझे। करेंसीज है एक्चुअली, नॉट करेंसी। ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अब ये मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आईएनआर इंडिया के लिए आ रहा है, किसी और के लिए कुछ और आएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। मैं ऐसा डेटा ले रहा हूँ जो सबके लिए कॉमन होता है कि एक प्रोजेक्ट बन सके। मैं करता हूँ कॉन्टिनेंट्स। एशिया। लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ लैंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, समुद्र भी है। इंडिपेंडेंट, एक मिनट स्पेलिंग गलत कर दी ना। हम्म। यहाँ देख लेना। इंडिपेंडेंट ये नहीं लिखा था पहले मैंने? अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा था। यूएन मेंबर। टाइम जोन्स। यूटीसी है। किसी किसी कंट्री में मल्टीपल टाइम जोन्स में, जैसे यूएसए और रशिया में। बॉर्डर्स। बीजीडी फॉर बांग्लादेश, बीटीएन भूटान, एमएमआर म्यांमार, सीएचएन चाइना, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है भाई। मैप, दो मैप मिले थे, गूगल मैप और स्ट्रीट व्यू। मैं गूगल मैप ले लेता हूँ। ठीक है। और भी आप डेटा फैच करना चाहो कर लेना, फिलहाल के लिए इतना बहुत है। अब इस डेटा को मुझे व्यू में दिखाना। क्लियर है? अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे ये एरे है, तो एरे के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक मेन डिवीजन बना देंगे, उसके अंदर एक सेंटर डिवीजन बना देंगे, एक फर्स्ट डिवीजन और एक सेकंड डिवीजन। ठीक है। इस फंक्शन से पहले मैं सेकंड डिवीजन को गेट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, नहीं क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे, क्लास लिखा है हमने। क्वेरी सिलेक्टर डॉट सेकंड। एक हमने ऊपर सेंटर भी डिफाइन किया था, उसको भी गेट कर। हम एक काम करेंगे भाई, सेकंड के अंदर हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। मतलब लूप चलने से पहले क्या बना लेंगे, एक टेबल। कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बनाना है? टेबल। क्लियर है? उसके बाद मुझे लूप के अंदर बनाना है एक रो। भाई मैं बॉडी वगैरह नहीं ले रहा, ठीक है, नॉर्मली
बिना बॉडी के भी काम हो जाता है, तो मैं इसलिए डायरेक्टली टी आर ले रहा हूँ टेबल के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, टी आर। उसके बाद मुझे लेना है एक टी एच, और टी डी। टी एच का इनर एच टी एम एल मुझे लिखना है, ऑफिशियल नहीं। टी डी का इनर एच टी एम एल मुझे लिखना है आइटम डॉट नेम डॉट ऑफिशियल। ठीक है भाई। उसके बाद टी आर डॉट अपेंड चाइल्ड, पहले इसमें टी एच अपेंड करना है, फिर इसमें टी डी अपेंड करना है। थोड़ा बड़ा कोड है बट लिखना तो पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, हर किसी के लिए बार बार लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक फंक्शन बना लेते हैं ना, वो फंक्शन कॉल कर देंगे। फंक्शन क्रिएट, क्रिएट में मैं पास करूंगा, एक तो टी आर पास करूंगा, एक टी एच पास करूंगा, और एक टी डी। मैं क्या करूंगा, टी आर डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें पास कर दूंगा मैं टी एच, और टी डी में एंड देन रिटर्न कर दूंगा यहाँ से टी आर। वैसे रिटर्न करने की जरूरत पड़ेगी, रहने दो। अब ये क्रिएट फंक्शन में बार बार कॉल करता रहूंगा इन दोनों लाइंस के लिए। तो क्या करेंगे, टी आर पास कर दिया, टी डी पास कर दिया, और टी एच पास कर दिया, ताकि एक दो लाइन तो कम हो एटलीस्ट। अभी इसके लिए इतना ही ट्राई करके देखते हैं। अनकोड फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड, न्यू चाइल्ड एलिमेंट कंटेन्स द पेरेंट, द न्यू चाइल्ड एलिमेंट कंटेन्स द पेरेंट। एक मिनट, अगर फंक्शन ना भी बनाए, वैसे दो लाइन तो बच रही है इससे। टी आर डॉट अपेंड चाइल्ड टी एच एंड टी डी। अच्छा, अभी तो मैंने इसको ऐड नहीं किया ना उसमें। और फिर टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड टी आर इसमें अपेंड कर दिया, और फंक्शन को मैं यहीं पे रिटर्न कर देता हूँ टेस्टिंग के लिए। और जब इतना हो जाएगा तो सेकंड में अपेंड चाइल्ड कर दूंगा किसे, हाँ चल रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, टेबल में इस रो को अपेंड कर दिया। अब इस सब के लिए यार फंक्शन बनाना ही बेटर रहेगा मुझे वैसे। क्योंकि इतना कोड बार बार लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। मतलब हम लोग एक फंक्शन कॉल करें। ठीक है भाई। क्रिएट, और इसमें हम लोग पास करेंगे एक तो की, एक वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बनाएंगे, अपेंड करते रहेंगे
एक मिनट, टेबल में भेज ही देता हूँ ना, टेबल में अपेंड करता रहेगा ये। सारा काम ही खत्म। ये पूरा कोड कट करो यहाँ से और इसके अंदर भेज दो। ठीक है भाई। ऑफिशियल नेम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, की, और इसकी जगह वैल्यू। तो टी आर बन जाएगा, टी एच, ये सब हो जाएगा, और टेबल में मैं क्या कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा। और यहाँ से क्रिएट फंक्शन कॉल करके जो ऊपर टेबल बनाई वो पास कर देता हूँ। ऑफिशियल नेम एंड आइटम डॉट नेम डॉट ऑफिशियल पास कर देता हूँ। एंड सेकंड में अपेंड कर देता हूँ मैं टेबल को, और इसको यहीं पे रोक देता हूँ टेस्टिंग के लिए। सही है भाई, काम हो रहा है। चलो, अब इससे फायदा क्या हो गया, इससे ये फायदा हो गया कि मुझे ना अब बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने एक बार लिख दिया, अब यहाँ पे हर बार क्या होगा, मुझे बस ये की वैल्यू भेजनी पड़ेगी, बाकी सारा काम ये अपने आप करेगा। एक टी आर बनेगी, एक टी एच बनेगा, एक टी डी बनेगा, उनमें इनर एस्टीमल लगा के वैल्यूज पास करेंगे, फिर टी आर में अपेंड करके टेबल में अपेंड कर देंगे। क्लियर है। तो बस ये फंक्शन मुझे बार बार कॉल करना है। अब एक काम करता हूं, मैं इसे यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूं, और जो मैंने कंसोल लॉग लिख रखे हैं इनकी जगह रिप्लेस कर देता हूं। क्लियर है। अब बस मुझे क्या भेजना है, की में कैपिटल फ्लैग लिखूंगा, फ्लैग्स की बजाय, और क्या रहेगा, पॉपुलेशन, एरिया, रीजन, सब रीजन, कॉन्टिनेंट्स, लैंडलॉक्ड, इंडिपेंडेंट, यूएन मेंबर, टाइम जोन्स, बॉर्डर्स एंड मैप। जब ये पूरा हो जाए, बार बार क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, लूप चलता रहेगा। जैसे एक बार ये लूप पूरा होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेकंड डॉट अपेंड चाइल्ड टेबल। ठीक है भाई, कोई एरर नहीं, ये आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे चाइना करके देख लेता हूँ चेंज, उसमें 4 कंट्रीज का था ना, तो क्या हमें 4 टेबल मिल जाएंगे, मिल रही है भाई। क्लियर है, सक्सेसफुली काम हो गया। अब सोचो अगर ये फंक्शन ना बनाया होता तो इतना कोड इसके लिए, फिर इतना ही इसके लिए, फिर इतना ही इसके लिए, कितना बड़ा कोड हो जाता। लेकिन हमने क्या किया भाई, फंक्शन बना लिया, क्रिएट करने के लिए इसमें टेबल पास कर दी, की पास कर दी, वैल्यू। तो पहले टी आर और टी एच बनाया, एक काम करो इसको ऐसे लिख दो ताकि थोड़ा और अच्छे समझ में आए। एक टी आर बनाया, उसमें की पास कर दिया, एक टी, नहीं, एक टी एच बनाया उसमें की पास कर दिया, एक टी डी बनाया उसमें वैल्यू पास कर दिया, फिर दोनों को अपेंड करके टेबल में अपेंड कर दिया। अब ठीक है ना, थोड़ा अलग खुला खुला लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है भाई, सिंपल। बस अब एक एक दो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे फ्लैग आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिंक दो ही है मेरे पास, मैं इसी फंक्शन में काम कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, टीडी के केस में एक लगाऊंगा कंडीशन, इफ
की इक्वल्स टू, क्या नाम लिखा था मैंने, फ्लैग। की में मैंने क्या पास किया है, फ्लैग पास किया है। या फिर की क्या है, मैप है। या पहले की के लिए कर लेता हूँ काम, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में अलग अलग काम कोड लिखना है। अगर मान लो की क्या है, फ्लैग है, तो इस केस में मुझे टीडी के अंदर एक इमेज लगानी है। क्लियर है? तो मतलब मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, img इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे, img के src में पास कर देंगे वैल्यू, देन टीडी में अपेंड करेंगे img को, बस काम खत्म। ing लिख दिया। एल से की क्या है, मैप है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्रिएट करेंगे एक एंकर टैग, ठीक है, जिसमें href क्या लगाएंगे, वैल्यू, और इमेज नहीं होगा ये, ए होगा। ठीक है भाई, और ए का इनर एचटीएमएल क्या लिखेंगे हम लोग, ओपन मैप। ठीक है, ए में टारगेट भी सेट करना पड़ेगा, अंडरस्कोर ब्लैंक, अपेंड कर देना एल्स। कहने का मतलब है, अगर भाई फ्लैग है तो इमेज लगानी है, मैप है तो एंकर टैग, वरना अपना नॉर्मल टेक्स्ट। क्लियर है? एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। ये लो भाई, ओपन मैप भी आ जाएगा, ये लो। अब ये सक्सेसफुली आपका पूरा बन चुका। क्लियर है? अब एक छोटा सा काम और करते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना सबके? अब यहाँ पे फर्स्ट के अंदर हम बनाते हैं फॉर्म, एक्शन नहीं लगाएंगे, इसमें लिख देंगे ऑन सबमिट गेट एपीआई डेटा फंक्शन, और पेज रिलोड ना हो इसलिए रिटर्न फॉल्स। इनपुट टाइप सर्च, नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईडी लगा देता हूं, नेम। प्लेस होल्डर, एंटर कंट्री नेम टू सर्च। एक बटन टाइप सबमिट, जिसमें क्या लिख देंगे, सर्च। तो भाई ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा, गेट एपीआई डेटा। हम क्या करेंगे इसमें, लेट नेम, लेट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी किस नाम से है, नेम लिखा है, सर्च लिखा है मैंने, नेम लिखा है। तो इसको लेट नेम इक्वल्स टू इनपुट डॉट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। तो हम पास कर देंगे इसमें इनपुट डॉट वैल्यू, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नाम रखूंगा भारत, भारत रख देंगे बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे इसकी जगह क्या लगा देंगे, नहीं। इससे मतलब क्या है कि अगर भाई फंक्शन कॉल हुआ और इनपुट में कुछ है ही नहीं, तो भारत सर्च करो, वरना जो आपने एंटर किया है वो सर्च करना है। चेक कर लेते हैं। हमने सर्च किया नेपाल। अब एक दिक्कत है कि नेपाल इसके बाद में आया, मतलब पहले मुझे प्रीवियस को क्या करना पड़ेगा,
मतलब जैसे ये फंक्शन कॉल हो, मुझे एक काम करना पड़ेगा जो मैंने उसमें क्या था कि भाई सेंटर से पहले रिमूव चाइल्ड लगाओ और सेकंड पास कर दो। ठीक है, ताकि अगर पहले से हो तो वो डिलीट हो जाए। उसके बाद सेकंड हम फिर से बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव सेकंड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन, और सेंटर में फिर से अपेंड चाइल्ड करके क्या कर दो, सेकंड पास कर दो, ताकि अगर मैं कुछ सर्च करूं तो पिछले वाले को डिलीट करके नए सिरे से दिखाए। अब ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लेट सपोज पाकिस्तान। नेपाल तो कर लिया। BANGLADASH। ठीक है, म्यांमार स्पेलिंग गलत है। म्यांमार की स्पेलिंग क्या होगी, MAYAN, स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं। श्रीलंका के लिए लंका। ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ पे सर्च करते हैं USA, रसिया। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल हम इसे करेंगे डिजाइन। आज हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का काम किया है, कल हम लोग करेंगे डिजाइनिंग का काम, उसके बाद ये प्रोजेक्ट पूरा। चलते चलते बस चाइना और सर्च कर लेते हैं ताकि हमें 4 कंट्रीज दिख जाएं। ये लो भाई, क्लियर है। ये प्रोजेक्ट बना के देखना आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई।